सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर एक ही रिपोर्ट के अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में आपको दी जाती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपने क्या ही किया है ज़िंदगी में, बताइए। इतना ही आपसे कहते हैं हाथ जोड़ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। खैर, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं। आपको बताएं, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, पिछले 2 साल से लगातार गला फाड़ फाड़ के मैं चैनल पर चीख रहा था कि चीन ये कर रहा है, चीन वो कर रहा है, जिसकी बिना पर मुझे गद्दार कहा जा रहा था। भारत के कई सारे लवड़ भास्करों की टीम ने, नकली कलाकारों ने बैठकर अपने व्यूज़ कमाए मुझे गद्दार बताकर। सच्ची पत्रकारिता करने वालों को तुरंत गद्दार कह दिया जाता है, आप जानते हैं। लेकिन आज वही सब हो रहा है जो मैंने कहा था। आपको बता दूं कि आखिरकार भारत सरकार को, इस मोदी सरकार को एक्शन में आना पड़ा। जो काम पिछले 2 साल पहले ही, शुरुआत में ही मोदी सरकार को करना चाहिए था, अब जाकर मजबूरन वो मोदी सरकार कर रही है। आपको बता दूं कि कल मैंने आपको बताया था कि भारत के कई हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही चीन मौजूद है, अब और करीब आ रहा है और नई नई जगह पर भारत के खिलाफ, भारत की सरजमीन पर वो निर्माण भी कर रहा है। आपको बता दूं कि अब बड़ा मामला क्या है। अब आपको बता दूं कि लद्दाख के डैम चौक के इलाके में, एकदम बॉर्डर के इलाके पर, जहां पर चीन नहीं आ सकता, बफरिंग पॉइंट समझ लीजिए, वहां पर न भारतीय सेना जाएगी न दूसरी सेना आ सकती है। वो बफरिंग बॉर्डर का इलाका है। वहां रहने वाले गांव के लोग उस इलाके में जा सकते हैं, जैसे वहां चरवाहे हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं। अब आपको बता दूं कि वहां पर भारतीय एक चरवाहा जो भेड़ बकरियां चरा रहा था, चीन के मिलिट्री ने उनको रोका, जिसके बाद बवाल होते होते रह गया। लेकिन आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी ने बातचीत करके, बिना आमने सामने आए बातचीत करके, चाहे फ़ोन से बात करी हो, चाहे मैसेज के द्वारा बात करी हो, बात करके ये रिपोर्ट मौजूद है कि मामले को सुलझाया गया। यानी चीन हमारे एरिया में घुसकर हमारे लोगों को रोक रहा है और हम जो है सिर्फ बातचीत करके मामले को सुलझा रहे हैं। अब आपको बता दूं, यही सब हरकतें पिछले 2 साल से लगातार लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो या कोई भी भारत से लगी हुई चीनी सीमा हो, हर जगह चीन की चतुराई इसी प्रकार से जारी है। और मोदी जी का 56 इंच सिर्फ भारत के मुसलमानों के खिलाफ ही है। चीन के खिलाफ बोलने से सारे डरते हैं, घबराते हैं। बताइए, कौन सा भारत का ऐसा अंधभक्त है जो मुसलमानों के खिलाफ गाली बकने में नहीं डरते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ बोलने से डरते हैं? कौन सा ऐसा हिंदुत्व का संगठन है जिसने चीन के एम्बेसी में भारत पर जाकर एक पोस्टर लगा दिया हो? भारत के जो मुस्लिम दोस्त हैं, उनकी एम्बेसी के बाहर हिंदू सेना के कई सारे ऐसे कांड देखे गए हैं जो जाकर पोस्टर लगाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, दूसरे मुस्लिम देशों के खिलाफ सड़क पर उतर जाते हैं। चीन से इनका कौन सा लेना देना है? ये चीन की नाजायज़ औलाद हैं और चीन के ही लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चीन का एजेंडा ये है कि भारत को अंदर से तोड़ो और फिर यहाँ पर कब्जा करो। ये चीन की ही डॉक्यूमेंट में 1.5 साल पहले सामने आया था और भारत सरकार इस बात को जानती है। लेकिन आज भी वो अंधभक्त, वो आरएसएस वाले चीन के खिलाफ नहीं बोलते। तो ये चीन का ही काम कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवा रहे हैं, एक दूसरे को भिड़वा रहे हैं। इससे हमारे देश को कमज़ोर करते हुए ये चीन को मजबूत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि आखिरकार अब जाकर जब चीन हद से ज़्यादा अपनी औकात से बाहर आ गया, तो आखिरकार भारतीय सेना ने भी लद्दाख के बॉर्डर पर अपनी खतरनाक मिसाइल तैनात कर दी है। बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने स्पाइक मिसाइल तैनात की है। चीन के खिलाफ स्पाइक मिसाइल सबसे घातक साबित हो सकती है। ये जो स्पाइक मिसाइल है, ये इजरायली हथियार है। जी हाँ, और ये इजराइल से ही लिया हुआ है और ये एंटी टैंक, एंटी ड्रोन, किसी भी चीज़ पर दागा जा सकता है। इसको कंधे से भी दागा जा सकता है, ट्राइपॉड पर तैनात करके दागा जा सकता है, टैंक पर इसको इंस्टॉल करके दागा जा सकता है और कंधे पर रखकर बड़ी आसानी से इसको दागा जा सकता है। इसको फायर एंड फॉरगेट नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि इसको फायर करने के बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेज़र गाइडेड मिसाइल है। ये जिस पर आपने दागा है वो अगर भागने भी लगे, एक टैंक यहाँ खड़ा है, आपने वहाँ दाग दिया लॉक करके और वो टैंक वहाँ से फरार होने लगे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सब कुछ टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के भागने भी लगे, ये उसको ट्रैक करेगा, उसके पीछे ठीक उसी की चाल में जाएगा और उसको तबाह कर कर ही मानेगा। दोस्तों, यूक्रेन में आपको पता चल चुका होगा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की अहमियत क्या है, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को इस्तेमाल कर रहा है। 2011 में भारत भी जेवलिन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत जेवलिन लेने से इनकार तब करने लगा जब भारत के पास इजराइल का बेटर ऑप्शन आ गया। इजराइल की ये जो एंटी टैंक गाइडेड स्पाइक मिसाइल है, ये भारत के लिए इसलिए बेहतर साबित हो रही है क्योंकि अब जो मोदी सरकार 2014 के बाद आई है, इनका एजेंडा मोदी का ये है कि मेक इन इंडिया। तो भारतीय सरकार ये चाहने लगी कि हम उन्हीं हथियारों को इंपोर्ट करें जो उसका ब्लूप्रिंट भी शेयर करें, टेक्नोलॉजी भी शेयर करें। अमेरिका बहुत चतुर और चालाक है, जेवलिन मिसाइल के सारे सिस्टम को वो शेयर नहीं कर रहा था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका सारा प्रोसेस, यानी एक तरह से उसका जो है पूरा फार्मूला शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन इजराइल ने भारत के साथ फार्मूला शेयर करने के लिए रजामंदी जताई और जेवलिन से खतरनाक मिसाइल है जो अब भारत ने तैनात की है। अब आपको बता दूं कि इससे चीन को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। भले ही चीन ने कई खतरनाक मिसाइलें तैनात की हैं, कई खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, लेकिन स्पाइक मिसाइल जो इजराइल का इस वक्त भारत के पास है, ये दुश्मन देश को भारी पड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान पर आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह का अजाब आ रहा है, या आप जो मर्जी समझ लीजिए। अजाब की बहुत सारे वजूहात हैं। पहला, वहाँ पर हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वहीं की सरकार को गिराया गया है, जालिम की तरफ से उनकी सरकार को हड़प लिया गया है। अमेरिका के इशारे पर ये डकैत सरकार वहाँ की चल रही है। वहाँ की अब जो सरकार है सबसे बड़ी इबलीस सरकार है जो अमेरिका के इशारे पर चल रही है, अपनी ही आवाम का दिल और उनका मन को चल रही है। वहाँ की डेमोक्रेसी अब ना के बराबर रही है। बड़ी बात यह है कि इसी बीच में बाढ़ इतनी खतरनाक वहां पर आई हुई है, तस्वीर में आपको सारी नहीं दिखा सकता हूं। 2 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। आपको बता दूं कि 1161 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। पहले ही से ही पाकिस्तान में गज़ब की बेरोज़गारी है, उसके बाद ये आम जनता बेचारी कहाँ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि कई देशों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं, लेकिन पाकिस्तान से उससे कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान के हालात इतने बाढ़ से ख़राब हो गए हैं कि ये देखिए, पोप फ्रांसिस ने भी ऐलान कर दिया है कि जो भी देश हैं, जो भी उनके मानने वाले हैं, जो उनके सहयोगी हैं, पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। वहीं पर पाक आर्मी के जनरल कमर बाजवा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, तीनों आर्मी के कमांडरों के साथ रहते हुए, साथ में उन्होंने कहा है कि तीनों आर्मी, हमारी वायुसेना, जल सेना, थल सेना पूरी तरह से बाढ़ के लिए काम कर रही है और बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद के लिए लगी हुई है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान का नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास कोई स्थिर ऑप्शन नहीं है जिसके साथ वो बिजनेस कर सके। बेहतरीन पार्टनर सिर्फ भारत ही हो सकता है, जिसको देखते हुए अब पाकिस्तान के मिनिस्टर इस्माइल ने ऐलान किया है और उन्होंने ये बात रखी है कि हम भारत से अब ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार को बढ़ाया जा सके। फिलहाल अभी पता चल रहा है कि टमाटर, प्याज, आलू, इन सब चीजों में ट्रेड पाकिस्तान भारत से करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। अफगानिस्तान का बयान आपको याद होगा, तालिबान ने इल्जाम लगाया था कि अमेरिका की मदद, अमेरिका के ड्रोन की मदद पूरी तरह से पाकिस्तान ने की है और पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान भड़क गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को ठुकरा दिया गया और कहा कि अफगानिस्तान की इस नई सरकार, तालिबान के पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है क्योंकि उनके रडार ही काम नहीं कर रहे। तो किस बेसिस पे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है? बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर बड़ा इल्ज़ाम है। पाकिस्तान कभी भी
अमेरिका को इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों ये बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की नई सरकार आई है, ये जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, इससे बगैरत और इससे ज्यादा गुलाम अमेरिका का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया है। वहीं बताऊं आपको, बड़ी खबर चीन के लिए अपडेट आई है अमेरिका से। अमेरिका की वायुसेना की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि चाइना जो है अपनी PLA को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, अपनी सेना को बढ़ा रहा है। साथ में घबराने और डराने वाली बात यह है कि चाइना के जो हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो बड़ी तेजी से उसने उसमें विस्तार किया है, लगातार बढ़ा रहा है, बना रहा है। DF-17 के जो सीरीज़ की ख़तरनाक जो मिसाइल्स हैं, चाइना की सबसे घातक मिसाइल, जिसमें आपको बताऊं परमाणु की इतनी शक्ति है, परमाणु बम वो इतने ख़तरनाक हैं, वो एक ही झटके में किसी भी देश को तबाह करने की ताकत रखती है। इसीलिए अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। बाकी हम तो भाई साहब मोदी सरकार में बड़े खुश हैं, हमारे पास तो गोबर है, गोबर फेंक के मारेंगे, चाइना बदबू से ही मर जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल को अपने पाले में करने के लिए चाइना जद्दोजहद में लगा हुआ है, लगातार अपने हालात को सुधार रहा है, रिश्तों में सुधार पैदा करते हुए नेपाल को बड़े बड़े लालच दे रहा है। इसी बीच में मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मोदी सरकार ने 2023 से नेपाल को परमिशन दे दी है कि वो गुजरात और ओडिशा के जो भारतीय पोर्ट हैं उसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए कर सकता है, बिल्कुल फ्री। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि नेपाल अब भारत की तरफ झुक गया है। इसी बीच में चाइना की तरफ से एक और बड़ा कांड किया गया है। रोज की तरह ताइवान ने फिर बताया है कि 12 फाइटर जेट ताइवान में फिर से चीन के घुसे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ताइवान ने बताया है कि ताइवान के बेहद करीब, यानी हमारे बेहद करीब 8 शिप चीन ने और 23 प्लेन हमारे बेहद करीब तैनात कर दिए हैं। चीन के इरादे खतरनाक होते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर की एक उम्मीदवार हैं, ये हैं आपकी स्क्रीन पर, वो पूरी तस्वीर भी देख लीजिए आप और रिपोर्ट भी देख लीजिए, जिनका नाम जो है लिज ट्रूस नाम है। इनका प्लान ये है कि ऑफिशियली चाइना को एक टेररिस्ट की तरह घोषित कर दिया जाएगा इनके द्वारा, और दुनिया को ये यकीन दिला दिया जाएगा कि चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। चीन के लिए इनके खतरनाक एजेंडे हैं, और अगर ये जीतती हैं तो इनका कहना है कि सबसे पहले चीन के खिलाफ ये काम करेंगी। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक बार फिर से गोलीबारी का मामला सामने आया है। आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने बिल्डिंग में आग लगाई। आग से बचने के लिए जब बिल्डिंग से लोग बाहर निकलने लगे तो उसने फायरिंग करना शुरू कर दी। ऐसा हमला करने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और चौथा वो खुद भी मर गया। अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई कि उसने खुद को गोली मारी या सामने से किसी ने उसको गोली मारी, लेकिन अमेरिका में इस तरह की वारदात हर दिन हो रही है। दोस्तों अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जो भी ज़्यादा फुदकता है, अल्लाह अपनी एक चिड़िया के ज़रिए ही, चिड़िया की चोंच के ज़रिए ही उसको तबाह कर सकता है। बेशक आपने वो कुरान अगर पढ़ा है तो कुरान में वो वाक़या आपने ज़रूर सुना होगा कि बड़े बड़े हाथी जब अल्लाह के घर को तोड़ने आ रहे थे और मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, इतना बड़ा शैतान आ रहा है, अल्लाह के घर को तोड़ने आ रहा है। तो आपको पता है, चिड़ियों के झुंड ने अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर रख के उनके ऊपर फेंक दिए थे, उनके झुंड के ऊपर जो अल्लाह का घर तोड़ने आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, कुरान खुद कहता है। इसीलिए जुल्म कितना भी हो, अपने दिल में अपने एक पॉजिटिविटी रखिएगा, नमाज कायम कीजिए, पॉजिटिव अपने आप हो जाएंगे आप। अब इसी तरह से देख लीजिए कि ब्रिटेन अमेरिका का साथ देते हुए, अब आपको बता दूं ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन ही दुनिया का एक पहला ऐसा वाहिद मुल्क है जिसका आधी दुनिया पर कब्जा था। जी हाँ, चाहे कोई भी हो, ब्रिटेन का आधी दुनिया पे कब्जा था। इतिहास आपको बाद में बताऊंगा। और यही ब्रिटेन भारत पर कब्जा किए हुए था, ये भी आपको पता है। आपको बता दूं कि ब्रिटेन अमेरिका और इजराइल का साथ देते हुए हर तरफ जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है उन जालिमों के साथ खड़ा है। ऐसे में ब्रिटेन की सबसे बड़ी ताकत उसका एक बड़ा युद्धपोत था, सबसे बड़ा, जो 65,000 टन का है। ये ब्रिटेन की सबसे मजबूत और बड़ी ताकत है, जिस पे एक वक्त में हज़ारों ड्रोन और हज़ारों फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। सबसे ख़तरनाक और सबसे घातक था ये। आपको बता दूं कि ये रास्ते में ही समुद्र के बीच में चलते चलते बंद हो गया। देखिए कुदरत, ये है कमाल। ये चलते चलते ऐसा फेल हो गया
कि बीच रास्ते पर रुक गया। कहा यह जा रहा है कि इसका इंजन फेल हो गया। अब इंजन फेल हुआ हो या जो कुछ हुआ हो, बीच रास्ते में पूरी तरह से यह ठप हो गया। ब्रिटेन को और ब्रिटेन आर्मी को इस अपने सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़े जहाज को बीच समंदर में ही छोड़ना पड़ा। इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में मुझे यकीन है कि आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिए जल्दी से, लाल बटन दबा के, ठीक है। और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।